ब्रैंडन ने फोन की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी लग रही थीं। ब्रैंडन की नज़र देखकर पैक्सटन को गहरा भय महसूस हुआ। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे गले से बाहर कूद जाएगा। अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसकी आवाज़ में कंपन साफ सुनाई देता। सर, क्या मिस स्वॉन ने अभी तक कॉल रिसीव नहीं किया? इस बार कैथरीन ने कॉल न केवल नज़रअंदाज की बल्कि सीधा काट भी दिया था। ब्रैंडन ने जब दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ वॉइसमेल पर मैसेज छोड़ने का नोटिफिकेशन मिला। ध्यान से सोचने पर ब्रैंडन को याद आया कि उसने कैथरीन को किसी तरह नाराज नहीं किया था। पिछली कॉल के बाद वह बिल्कुल ठीक थी। अचानक उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? क्या वाकई कुछ हुआ है? उसने सोचा। ये सोचते ही ब्रैंडन घबरा गया और उसका सामान्य संयम और स्थिरता टूट गई। उसने आदेश दिया, कैथरीन को ढूंढने के लिए सबको भेजो। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे खोज निकालो। चिंता मत कीजिए, सर। मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। पैक्सटन जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सोचा था कि डील पूरी होने के बाद वह चैन की सांस ले पाएगा, लेकिन कैथरीन की तरफ से मुसीबत खड़ी हो जाएगी यह उम्मीद नहीं थी। इतने समय से उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अगर सच में कोई इमरजेंसी हुई तो ब्रैंडन मुझे सबसे पहले खत्म कर देगा। ये सोचते ही पैक्सटन के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने कदम और तेज कर दिए। स्कॉर्पियन आइलैंड पर आज सभी ट्रेनीज ने महसूस किया कि उनका इंस्ट्रक्टर अच्छे मूड में नहीं है। पहले भी इंस्ट्रक्टर का आभा कठोर और तेज हुआ करती थी, लेकिन आज वह आभा मौत जैसी डरावनी लग रही थी। वो खौफनाक एहसास कई मील दूर तक महसूस किया जा सकता था। ट्रेनीज सतर्क थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुस्साए इंस्ट्रक्टर आगे क्या करेंगे। आखिर हालात पहले से ही नर्क जैसे थे। अगर उन्होंने गुस्से में काबू खो दिया तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, उन्होंने सोचा। कैथरीन ने हल्की खांसी की और ट्रेनीज की ओर ठंडी नज़रों से देखते हुए बोली, आज की ट्रेनिंग शारीरिक क्षमता और कॉम्बैट की होगी। यहाँ इकट्ठा हो जाओ और ग्रुप ड्रॉ निकालो। 3-3 लोगों की टीम बनेगी और हर टीम में केवल पहला स्थान पाने वाले को सेफ्टी कार्ड मिलेगा। ये सुनते ही वहां मौजूद 18 ट्रेनीज की सांस अटक गई। इसका मतलब था कि उनमें से सिर्फ 6 ही सुरक्षित रहेंगे, बाकी को बाहर निकाल दिया जाएगा और स्कॉर्पियन आइलैंड छोड़नी पड़ेगी। डंकन परिवार के 3 भाइयों की यही दुआ थी कि उन्हें एक ही टीम में न डाल दिया जाए। वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते थे और किसी को इतनी जल्दी बाहर जाते भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन किस्मत हमेशा मनमानी करती है। कालो और फ्रांसिस को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि पूरी ताकत लगाएंगे। यह मौका किसी और को नहीं देंगे। उन दोनों के बीच का मुकाबला देखने के लिए कैथरीन खुद भी उत्सुक थी। ये लड़ाई कोई साधारण अभ्यास नहीं था। 1 घंटे की क्लोज रेंज फाइट थी जिसमें 3 लोग आमने सामने लड़ते। यह इस बात पर निर्भर करता कि कौन पहले किससे मिलकर एक को बाहर करता है या फिर सीधे तीनों आमने सामने भिड़ते हैं। 1 घंटे बाद अंततः मैदान में टिके 6 लोगों को सेफ्टी कार्ड दे दिया गया। कालो और फ्रांसिस की भिड़ंत में कालो विजेता बनकर निकला। ये नतीजा फ्रांसिस के लिए चौंकाने वाला नहीं था। कालो हमेशा मार्शल आर्ट्स में उससे बेहतर रहा था और उसकी शारीरिक ताकत भी कहीं ज्यादा थी। बाकी 12 प्रतिभागी जो हार गए थे, उन्हें दूसरे राउंड में जाना था, जो पहले से कहीं ज्यादा क्रूर होने वाला था। पहले तो लड़ाई 1 बनाम 2 थी, अब 1 बनाम 11 होने वाली थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि सबकी पहले ही थकावट हो चुकी थी। फिर भी जो बचे थे, वे सब एलीट थे। कोई हार मानने वाला नहीं था। हालात और कठिन होते गए। अगले राउंड में आगे बढ़े 6 लोगों ने जब ये खूनी दृश्य देखा, तो राहत की सांस ली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। छत पर पत्ते को होंठों में दबाए बैठी कैथरीन ने अचानक कहा, क्या खड़े खड़े देख रहे हो? उन्हें उनकी चुनौती मिली है और तुम्हें अपनी मिलेगी। छहों चौंक गए। उनमें से एक ने पूछ ही लिया, मिस्टर अनोन, आपने पहले कहा था कि जीतने पर सेफ्टी कार्ड मिलेगा। बिल्कुल, कैथरीन ने सिर हिलाया और अर्थपूर्ण नज़र
से उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है कि सेफ्टी कार्ड मिलते ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी? अगर घर जाना है तो अभी बता दो, मैं तुरंत प्लेन का इंतजाम कर दूंगी। ये सुनते ही पूरा मैदान खामोश हो गया। सभी 6 के मन में साफ था कि इंस्ट्रक्टर की शख्सियत देखते हुए काम इतना आसान नहीं हो सकता। वे बस आखिरी उम्मीद लगा रहे थे। कैथरीन ने गाड़ी की छत पर से छलांग लगाई और खूबसूरत अंदाज में उतरकर उनके सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने तुमसे हार मान ली, इसलिए उन्हें 11 लोगों से लड़ना पड़ा। अब तुम्हारे लिए आसान होगा 6 बनाम 1। समय सीमा 1 घंटा है। जो अंत तक खड़ा रहेगा वही आराम कर सकता है। हारने वालों को रात में वेटेड ट्रेनिंग करनी होगी। छहों को समझ नहीं आया कि कैथरीन का मतलब क्या है। कालो ने हाथ उठाकर पूछा, माफ कीजिए मिस्टर अनोन, लेकिन 1 से आपका मतलब कौन है? कैथरीन ने खुद की ओर इशारा किया, मेरा। छहों दंग रह गए। मतलब हम 6 लोग मिलकर मिस्टर अनोन से लड़ेंगे। हालांकि वह काफी ताकतवर है, लेकिन हम सब भी कॉम्बैट मास्टर्स हैं। वह अकेला कैसे जीत पाएगा? उन्होंने सोचा। कैथरीन गंभीर स्वर में बोली, फालतू बातें बंद करो। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे हरा दो, नहीं तो ट्रेनिंग कैंप से बाहर फेंके जाने के लिए तैयार रहो। ट्रेनीज लंबे समय से इंस्ट्रक्टर की कठोर ट्रेनिंग पद्धति से असंतुष्ट थे। हर किसी के दिल में उसके खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। वे सब इंतजार कर रहे थे कि कभी तो इंस्ट्रक्टर से भिड़ने का मौका मिले। अब ये सुनहरा मौका हाथ आया था। छहों ने एक दूसरे को देखा और साथ में हमला करने की तैयारी की। योजक चिन्ह। 6 लोगों ने जब अपनी रणनीति बदली तो ये साफ दिखने लगा कि उनका हमला पहले से थोड़ा ज्यादा असरदार हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्रशिक्षक की अद्भुत ताकत का एहसास हुआ। 6 लोगों ने मिलकर हमला किया, फिर भी 10 मिनट बाद भी प्रशिक्षक आराम से टिके रहे, जो उनकी असाधारण क्षमता को साबित करता था। ये बात बिना शक के कही जा सकती थी कि प्रशिक्षक की शारीरिक सहनशक्ति किसी भी तरह से उन 6 लोगों से कम नहीं थी। अगर वे थोड़ी देर और टिक जाते तो वे निश्चित ही प्रशिक्षक को काबू में कर लेते। वे कैथरीन की रणनीति समझ गए थे और कैथरीन भी उनके विचार पढ़ चुकी थी। कैथरीन ने अपनी रणनीति बदल दी। पहले वह उनके साथ थकावट की लड़ाई खेल रही थी, लेकिन उसी पल उसने अचानक अपना हमला तेज कर दिया। उसकी चालें बेहद तेज थीं। उसने उन्हें एक एक करके नहीं बल्कि सीधा एक पर ध्यान केंद्रित कर दिया और जबरदस्त हमला बोला। सामने वाले के पास पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं था। भले ही कैथरीन कद में छोटी थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां बेहद ताकतवर थीं। पहले के थकावट वाले युद्ध में उसने पहले ही देख लिया था कि सबसे कमजोर कौन है। वही उसका पहला निशाना बना। बाकी 5 लोगों को ये समझ नहीं आया कि कैथरीन केवल एक पर हमला क्यों कर रही है। नतीजतन वे घबरा गए और उनकी चाल ढीली पड़ गई। विशेषज्ञों की लड़ाई में हर सेकंड मायने रखता है। थोड़ी सी भी घबराहट में बिना मदद वाले प्रशिक्षु को कैथरीन ने तुरंत गिरा दिया। उसे पूरी तरह निढाल करने में कैथरीन ने कोई रहम नहीं किया। किनारे से देख रहे प्रशिक्षक भी थोड़े सहमे। आखिर वे सब युद्धभूमि पर खून खराबा देख चुके थे। हर कोई मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि अगर वे अभी कैथरीन जैसे प्रचंड प्रतिद्वंद्वी के सामने उतरे तो क्या वे 1 घंटा टिक पाएंगे। पहले 6 लोग थे, अब उनमें से एक को कैथरीन ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद कैथरीन ने वही रणनीति अपनाई और 2 और प्रशिक्षुओं को हरा दिया। अब अखाड़े में सिर्फ कालो और कौरी खड़े थे और उनके साथ एक और बेहद विशालकाय व ताकतवर प्रशिक्षु था, जो भारी हमले सहने की क्षमता रखता था। कालो और कौरी दोनों ने समझ लिया कि प्रशिक्षक का असली उद्देश्य कितना डरावना है। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तीनों को मिलकर लड़ना होगा। मिशन खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। अगर वे ये 15 मिनट झेल ले तो कामयाब हो जाएंगे। डंकन्स भाई तो स्वाभाविक रूप से एक हो गए, लेकिन जब उन्होंने मोटे आदमी को इशारा किया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके दिमाग में अपना गुप्त प्लान था। वह जानता था कि फिलहाल वह इस पूरे समूह में सबसे ताकतवर है और कैथरीन उसे पहले निशाना नहीं बनाएगी। उसका यहाँ आने का मकसद सबसे बड़ा सम्मान जीतना
था। उसने सोचा, क्या 3 लोगों के साथ खड़े रहने से ज्यादा इज्जतदार नहीं होगा कि अंत में सिर्फ मैं अकेला खड़ा रहूं। ये थी मोटे आदमी की चालाकी, लेकिन उसने गलत अंदाजा लगाया। कैथरीन ने हमला डंकन्स भाइयों से नहीं बल्कि सीधे उस ताकतवर मोटे आदमी पर किया। मोटा आदमी कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाया। कैथरीन के हमले ने उसे चौंका दिया। उसने सीधे टकराने की बजाय कोमल तरीके से ताकतवर को हराने की रणनीति अपनाई। कैथरीन उसकी भारी भरकम देह को घूर रही थी और चाह रही थी कि उसे ब्रैंडन का चेहरा मान ले ताकि अपनी झुंझलाहट निकाल सके। लेकिन मोटा आदमी इतना बदसूरत था कि उसका ब्रैंडन से कोई लेना देना नहीं लग रहा था। बेबस होकर कैथरीन ने उसे जल्द से जल्द खत्म करना ही सही समझा। सिर्फ 5 मिनट में ही वह मोटा आदमी, जिसे सब आखिरी उम्मीद मान रहे थे, सबके सामने गिरा दिया गया। मोटे आदमी को हराने के बाद कैथरीन अपने जीत के सबूत पर खड़ी हुई और आत्मविश्वास से डंकन्स भाइयों को इशारा किया, तुम दोनों एक साथ हमला करो। कॉरी और कालो ने एक दूसरे को देखा। अब केवल 10 मिनट बाकी थे। उन्होंने सोचा, भले ही प्रशिक्षक की ताकत अविश्वसनीय है, लेकिन अगर हम ये 10 मिनट झेल लें तो अभी भी उम्मीद है। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद पहल करेंगे और पूरी ताकत लगाकर कैथरीन को रोकेंगे। भले ही कैथरीन की ताकत बेहद थी, लेकिन वह पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर चुकी थी, इसलिए अब दोनों से लड़ते समय उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। डंकन्स भाई बाकी समूह से अलग थे। वे बेहतरीन तालमेल और समझदारी से साथ लड़ते थे। लड़ते लड़ते कैथरीन के हावभाव और ज्यादा शांत होते गए और उसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता झलकने लगी। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। कालो ने दांत भींचकर हिम्मत बनाए रखी। उसकी टांग पर अभी अभी प्रशिक्षक की लात पड़ी थी और लगभग टूट चुकी थी। अगर वह गिर जाता तो कॉरी भी बाहर हो जाता। चाहे कॉरी के लिए हो या अपने लिए, उसे टिकना ही था। आखिरी 10 सेकंड की गिनती शुरू हुई। उसने देखा कि प्रशिक्षक कॉरी पर जोरदार वार करने दौड़ रही है। कालो ने पूरी ताकत से उसे रोक लिया। समय खत्म हुआ। जॉन ने सीटी बजाई। 6 में से सिर्फ कॉरी खड़ा रह गया, क्योंकि कालो ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि कॉरी टिक सके। 6 में से वही सबसे बुरी तरह जख्मी हुआ। कैथरीन ने कालो की ओर नीचे देखा और सख्त लहजे में कहा, अब भी नहीं छोड़ोगे। कालो ने एक पल रुककर हाथ छोड़ दिया। माफ कीजिए मिस्टर अनोन, मैं भूल गया था। कैथरीन ने उसे एक बार देखा और जमीन पर पड़े सबको आदेश दिया, मत भूलना। आज रात गिरे हुए सबको एक अतिरिक्त प्रशिक्षण करना होगा। सबके रोने का मन था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आखिर वे इतने कमजोर थे कि 6 लोग मिलकर भी प्रशिक्षक को नहीं हरा पाए। जॉन ने ट्रेनीज की ओर तिरस्कार से देखा। कैथरीन के जाते ही सब रोने लगे। जॉन गरजा, रोने की भी हिम्मत है। आज रात वजन प्रशिक्षण के बाद हर कोई 2000 शब्द की आत्मा आलोचना लिखेगा। सोचो कि आखिर क्यों कुछ लोग अंत तक टिक गए और तुम नहीं। असल में कॉरी इसलिए टिक सका क्योंकि कालो ने उसका मजबूती से साथ दिया। चूंकि उन्हें 6 लोगों के समूह के रूप में चुना गया था, वे एक टीम माने जाते थे। अगर वे सब मिलकर लड़ते तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन हर कोई अपनी अपनी सोच में उलझा रहा और टीमवर्क की कमी के कारण पूरा समूह लगभग मिट गया। बाकी 4 लोग, खासकर मोटा आदमी, इतनी बुरी तरह डांटे गए कि सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं हुई। अगर मोटा आदमी अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड न करता और अकेले जीतने की कोशिश न करता, तो वे सब मिलकर 15 मिनट तक टिक सकते थे। कम से कम आधे लोग अंत तक खड़े रहते और आज सबके सामने इस तरह बेइज्जत न होते। कॉरी ने जाकर कालो को उठाया। चूंकि वही अकेला आराम कर सकता था, इसलिए उसे कालो को दवा देनी थी। जब दोनों एकांत जगह पहुंचे, कालो फुसफुसाकर बोला, एरन, तुम्हें नहीं लगता कि प्रशिक्षक का अभी का वार बहुत जाना पहचाना लग रहा था? मुझे तो लगा जैसे हम फिर से मिस स्वॉन से लड़ रहे हों। क्या दोनों ने एक ही शिक्षक से सीखा है? कालो को हमेशा से मिस स्वॉन बहुत रहस्यमयी लगती थी। पिछली घटना के बाद से उसने कभी किसी औरत को कम नहीं आंका। आखिरकार एक बार उसे 3 के बनाम 1 की लड़ाई में एक लड़की ने हरा दिया था।
अब उसमें औरतों को हल्के में लेने की हिम्मत ही कहाँ थी। शुरू में कॉरी कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन कालो बहुत बोलने लगा तो उसे जवाब देना पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा। कालो ने सोचा कॉरी को यकीन नहीं हो रहा, तो वह समझाने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है दोनों एक ही गुरु के शिष्य हों। उनके हमले एकदम एक जैसे थे। कॉरी ने आंखें घुमाई और सोचा, मैंने ऐसे बेवकूफ के साथ दोस्ती क्यों की। उसने कहा, सिर्फ एक जैसे नहीं, बल्कि वही इंसान। वही इंसान। कालो चौंका। उसका मुंह इतना खुला कि उसमें पूरा अंडा आ सकता था। वो कॉरी को घूरता रहा, दर्द तक भूल गया। तो तुम कह रहे हो कि मिस्टर अनोन ही कैथरीन स्वॉन है? पैक्सटन ने ऑल्टन के हर आदमी को बाहर निकाल दिया, लगभग पूरे ऑल्टन को उलट पुलट कर दिया, लेकिन कैथरीन का कोई पता नहीं चला। कैथरीन जैसे दुनिया से गायब हो गई थी। उसका कोई निशान तक नहीं था। पैक्सटन हार मानकर ब्रैंडन के पास लौटा। उसे कैथरीन नहीं मिली, लेकिन एक अहम जानकारी जरूर हाथ लगी। सर, क्या ये हो सकता है कि अस्मेन के लोग मिस स्वॉन पर हाथ डाल चुके हों? पैक्सटन ने ब्रैंडन को ताज़ा जानकारी सौंपी। सभी को लगता था कि कैथरीन डॉक्टर डन की छात्रा है, लेकिन इस बार जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हिला दिया। असल में कैथरीन डॉक्टर डन की छात्रा नहीं बल्कि रोबोट 7 की डेवलपर थी। अगर डॉक्टर डन की बात सही है और रोबोट 7 ही डॉक्टर 7 है, तो कैथरीन शायद फादर ऑफ वीट यानी डॉक्टर 7 के पीछे की असली शख्सियत है। अस्मेन के ये लोग कभी हार नहीं मानते और पिछली बार रोके जाने के बाद भी डॉक्टर 7 की तलाश में जुटे हुए थे। दुनिया में कोई राज हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे भी ये जानकारी हासिल कर सके, वैसे ही अस्मेन वाले भी थोड़ी मेहनत से कर सकते थे। अगर कोई कैथरीन तक पहुंच सकता था, तो वह अस्मेन के एजेंट ही हो सकते थे। वह आदमी पैक्सटन की बातें ध्यान से सुन रहा था। जितना सुनता, उतना ही यकीन होने लगता कि पैक्सटन की बातें बिल्कुल सही हैं। अचानक ब्रैंडन खड़ा हो गया। पैक्सटन हैरान और उलझन में उसे देखता रह गया। सर, आप क्या करने वाले हैं? ब्रैंडन ठंडी नज़रों से आगे देखते हुए गेट की ओर बढ़ा। उसकी आभा खौफनाक और ताकतवर थी। बिना पीछे देखे उसने कहा, जाओ और उन अस्मेन के कमीनों को सबक सिखाओ। पफ, पैक्सटन ने सांस संभाली। साफ लग रहा था कि ब्रैंडन गुस्से में था और कैथरीन के लिए खूनखराबा करने वाला था। हालात बिगड़ने से रोकने के लिए पैक्सटन तुरंत पीछे पीछे चल पड़ा। वह मानसिक रूप से तैयार था कि जान जोखिम में डालकर भी समझाएगा। उस रात ऑल्टन की कई शाखाओं और अस्मेन के अहम इंटेलिजेंस स्टेशनों पर एक अज्ञात संगठन ने हमला कर दिया। सामने वाले ने कोई रहम नहीं किया, ये सीधा बदले जैसा लग रहा था। अस्मेन की इंटेलिजेंस को बड़ा झटका लगा और उनके कई बड़े फैसले लेने वाले हैरान रह गए। उसी रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उन्होंने बातचीत की कोशिश की, लेकिन नतीजा ऐसा निकला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सामने वाले डॉक्टर 7 को ढूंढने आए थे और मांग कर रहे थे कि उन्हें तुरंत रिहा करो। लेकिन अस्मेन वालों को इतने समय से डॉक्टर 7 का कोई सुराग ही नहीं मिला था। वे उसे रिहा कैसे कर सकते थे? अगर उनके पास डॉक्टर 7 होता, तो वे कब का पड़ोसी देश से बातचीत शुरू कर चुके होते, इतनी देर नहीं लगाते। विला के अंदर पैक्सटन सावधानी से खाली हॉल में दाखिल हुआ। वहां सन्नाटा और ठंडक पसरी थी। एक ही रात में उन्होंने पूरे अस्मेन को नाराज कर दिया था। ऑल्टन उलट पुलट दिया, पर कैथरीन का कोई सुराग नहीं मिला। सर, अस्मेन से खबर आई है। जवक में पिछली हार के बाद भी उन्होंने डॉक्टर 7 की तलाश नहीं छोड़ी, लेकिन ज्यादा हासिल नहीं हुआ। और उन्होंने कहा है कि अगर हम रुकने को तैयार हैं, तो वे मिस स्वॉन को ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता था जो अस्मेन ने किया। बिना वजह उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ और अब वे मदद की पेशकश कर रहे थे। वे सचमुच बेहाल थे। ब्रैंडन ने झुंझलाकर हाथ हिलाया और यह जिम्मेदारी पैक्सटन पर छोड़ दी। फिलहाल उसका एक ही मकसद था, कैथरीन को ढूंढना। स्कॉर्पियन आइलैंड पर कालो अब तक ये खबर पचा नहीं पा रहा था।
वह देर तक स्तब्ध रहा और यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैथरीन ही इंस्ट्रक्टर है। कॉरी, क्या तुम पक्के हो? इंस्ट्रक्टर कैथरीन, मैं दोनों को जोड़ ही नहीं पा रहा। कॉरी ने लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला था। उसे लगा कि कैथरीन ने उनसे कुछ छुपाया नहीं था, वरना उसकी पहचान पकड़ पाना मुश्किल होता। क्या तुम्हें लगता है कि कैथरीन सक्षम है? कॉरी के सवाल पर कालो ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, वह कमाल की है। जब हमने 3 के बनाम 1 लड़ाई की थी, तब भी हम उसे नहीं हरा पाए। ये सच था, तीनों मिलकर भी उसके सामने टिक नहीं पाए, जबकि तीनों साथ में पले बड़े और साथ में ट्रेनिंग किए थे। तो फिर इंस्ट्रक्टर के बारे में क्या? कॉरी ने दबाव डाला। इंस्ट्रक्टर का नाम आते ही कालो की आंखों में श्रद्धा चमक उठी। इंस्ट्रक्टर पर उसका विश्वास कैथरीन के बाद सबसे ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं। इंस्ट्रक्टर की ताकत सबके सामने है। वह अजेय है, अद्भुत है। तो फिर क्यों तुम्हें लगता है कि इंस्ट्रक्टर कैथरीन नहीं हो सकती? उनकी लड़ाई की तकनीकें एक जैसी हैं और कद काठी भी मिलती जुलती है। कॉरी के सवाल पर कालो सन रह गया। क्यों नहीं वे दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते? क्या यह मेरे दिमाग में बैठे पूर्वाग्रह की वजह से है? क्या मैं सोचता हूँ कि औरतें मर्दों से कमज़ोर होती हैं? ये सोचकर कालो के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी और लाली आ गई। उसे खुद पर शर्म आई कि उसने ऐसा सोचा। संदेह मिटाने के लिए कालो ने तय किया कि वह सच जानकर ही रहेगा। कॉरी, मैं इंस्ट्रक्टर को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर कालो खड़ा हुआ और कैथरीन के पीछे भाग निकला। कॉरी ने उसे रोकना चाहा लेकिन सोचकर चुप रह गया। कालो की आदत थी कि जब तक सवाल साफ न हो जाए, वह चैन से नहीं बैठता। आधे रास्ते में उसकी मुलाकात जॉन से हुई। 0398, तुम वेट ट्रेनिंग में क्यों नहीं हो? कहाँ जा रहे हो? यहाँ किसी का नाम, क्षेत्र या नस्ल नहीं होती थी। सबको उनके नंबर से पुकारा जाता था। ये नंबर स्कॉर्पियन आइलैंड पर आने से लेकर जाने तक साथ रहता। इंस्ट्रक्टर जॉन, मुझे मिस्टर अनोन से कुछ पूछना है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। जॉन ने कालो की ओर देखा। उसे कालो पसंद था, पर उसने सोचा नहीं था कि वह इतना साहसी निकलेगा कि अनोन से मिलने चला जाए। जाओ, लेकिन सावधान रहना, वह इतना आसान नहीं है। ये साधारण सा वाक्य कालो की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। जॉन सही था, अनोन का स्वभाव अनिश्चित था और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वह नाराज हुआ तो क्या करेगा। कालो कुछ पल उलझा, फिर ठान लिया। उसे सच्चाई चाहिए थी। वह अनोन के कमरे के दरवाजे तक गया और खुद ही दस्तक दी। मिस्टर अनोन, ये 0398 है। क्या आप अंदर हैं? कैथरीन अभी कपड़े बदलकर आराम करने ही वाली थी। उसे कालो के आने की उम्मीद नहीं थी। वह जानती थी कि कालो क्या सोच रहा है। जरूर उसने अभी की लड़ाई में उसके दांव पेच पहचान लिए होंगे। कैथरीन ने अपना भेष नहीं बदला और सीधे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कालो ने घबराकर निगल लिया, लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गया। कॉरी बिल्कुल सही था, उनका इंस्ट्रक्टर वास्तव में कैथरीन ही थी। कैथरीन टाइट वेस्ट और कैमो पैंट पहने आत्मविश्वास से कालो के सामने खड़ी थी। कालो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। जब वह लंबे समय तक चुप खड़ा रहा, तो कैथरीन ने कहा, अब भी ऐसे ही खड़े रहोगे? ट्रेनिंग से भागने का प्लान है क्या? ट्रेनिंग शब्द सुनते ही कालो तुरंत होश में आया और सीधा खड़ा हो गया। इंस्ट्रक्टर, मेरा ट्रेनिंग से भागने का इरादा नहीं था, मैं तो बस, मेरा मतलब। कालो आगे कुछ कह नहीं पाया और बस चुपके चुपके कैथरीन को देखता रहा। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। वापस जाकर ट्रेनिंग करो। अब कालो को पता था कि कैथरीन ही इंस्ट्रक्टर है, फिर भी उसकी रॉब के आगे वह कुछ कह नहीं सका। कैथरीन ने आदेश दिया था और कालो को मानना पड़ा। मैं अभी वापस जाता हूँ। कैथरीन ने उसे जल्दी जल्दी भागते देखा और हल्की मुस्कान दी। ये लड़के भी कम दिलचस्प नहीं हैं, उसने बुदबुदाया। इंस्ट्रक्टर के क्वार्टर से लौटने के बाद कालो फ्रांसिस और कॉरी के पास आ गया। जैसे ही वह बैठा, कॉरी, जो आमतौर पर ज्यादा नहीं बोलता था, तुरंत पूछ बैठा, तो कैसा रहा?
कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कालो ने कॉरी को थम्स अप दिखाया। कॉरी, तुम कमाल हो। इंस्ट्रक्टर वाकई मिस स्वॉन ही हैं। कालो की हैरानी के मुकाबले कॉरी बिल्कुल शांत रहा। आखिर सबसे पहले उसी ने ये राज समझा था। दूसरी ओर फ्रांसिस पूरी तरह उलझन में दोनों को देख रहा था। तुम लोग क्या कह रहे हो? मिस स्वॉन ही इंस्ट्रक्टर हैं। कौन सी मिस स्वॉन? फ्रांसिस की उलझन देखकर कालो उत्साहित हो गया और जल्दी से समझाने लगा। फ्रांसिस, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें अभी पता चला कि कैथरीन ही मिस्टर अनोन है। मैंने खुद इसकी पुष्टि की है। फ्रांसिस कुछ पल के लिए दंग रह गया। मतलब वह लड़की कैथरीन, जो देखने में किशोरी लगती है, वही हमारी इंस्ट्रक्टर है। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने खुद देखा है, कालो ने आत्मविश्वास से कहा। फ्रांसिस स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। अब समझ आया कि वो उसकी नज़र से कैसे गायब हो जाती थी। जब कालो और फ्रांसिस अभी भी हैरान थे, कॉरी पहले ही जॉन के पास पहुंच चुका था। इंस्ट्रक्टर, क्या मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर सकता हूं? कॉरी के आने पर जॉन को ऊपर से मिले आदेश याद आए। जब तक ट्रेनिंग में बाधा न हो और मांग ज्यादा न हो, वह रोक टोक नहीं करता था। ऑल्टन की एक विला में पैक्सटन लगभग 48 घंटे से बेचैन था। उसने जितने लोग भेजे, किसी ने कैथरीन का कोई सुराग नहीं पाया। उसे लगने लगा कि ब्रैंडन का धैर्य खत्म हो रहा है। अगर कैथरीन जल्द नहीं मिली तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सर, आवाज सुनकर पैक्सटन मुड़ा और उसकी आंखें अनजाने में चौड़ी हो गईं। मिस स्वॉन के बारे में कोई खबर? उसके अधीनस्थ ने सिर हिलाया। नहीं, ये कॉरी है। वह चाहता है कि आप फोन उठाएं। कॉरी? पैक्सटन ने हल्का भौहें चढ़ाई। अगर कालो होता तो वह फोन न उठाता, लेकिन कॉरी अलग था। वह स्कॉर्पियन आइलैंड पर ट्रेनिंग कर रहा था, तो अगर उसने फोन किया है तो जरूर कुछ अहम बात होगी। पैक्सटन ने सोचा भी नहीं था कि यह कॉल उसकी कई दिनों की परेशानी खत्म कर देगा। शाम को अचानक एक हेलीकॉप्टर स्कॉर्पियन आइलैंड पर उतरा। कुछ रहस्यमयी लोग उसमें से बाहर निकले। जॉन ने खुद उनका स्वागत किया, बाकी इंस्ट्रक्टर तो उन्हें देखने का मौका तक न पा सके। ब्रैंडन की शख्सियत शाही आभा से भरी हुई थी। वह जॉन के सामने ऐसे खड़ा था मानो जन्म से शासक हो। जॉन ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, मिस्टर डंकन, आपका स्वागत है। ब्रैंडन को कैथरीन को ढूंढने की जल्दी थी। उसने जॉन से कोई बातचीत नहीं की और सीधा पूछा, मिस्टर अनोन कहाँ है? डॉर्मिटरी में। जॉन के इतना कहते ही ब्रैंडन वहां से गायब हो गया। जॉन ने प्रशंसा से बुदबुदाया, मिस्टर अनोन वाकई बेहद ताकतवर हैं। कैथरीन अभी कपड़े बदलकर ट्रेनिंग ग्राउंड जाने ही वाली थी। जैसे ही उसने डॉर्मिटरी का दरवाज़ा खोला, उसने देखा एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। ब्रैंडन को देखकर कैथरीन को कोई हैरानी नहीं हुई। कालो से सच छुपाने का उसका इरादा नहीं था, तो ब्रैंडन से भी छुपाना नहीं चाहती थी। उसने अभी तक अपना बदले का प्लान तय नहीं किया था, लेकिन अब उसका दुश्मन खुद आ गया था, जो उसके लिए आसान हो गया। भले ही कैथरीन ने भेष बदल रखा था, ब्रैंडन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कैथरीन सहज ही पीछे हट गई। कैथरीन की इस हरकत ने ब्रैंडन का दिल डुबा दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और बस ठंडी नज़रों से उसे देखता रहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में विनम्रता और विनती दोनों थी। उसे साफ लग रहा था कि कैथरीन का रवैया उसके लिए बदल चुका है। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन भी उसके पीछे चला आया। कैथरीन ने अंदर पहुंचते ही कोट उतारा और ब्रैंडन की आंखों में सीधा देखा। जहां ब्रैंडन सावधानी से पेश आ रहा था, वहीं कैथरीन का रवैया और भी ठंडा और खतरनाक था। वो कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठी, उसका अंदाज लापरवाह लेकिन भीतर से नुकीली ताकत झलक रही थी। ब्रैंडन सामने बैठा, आंखों में मोह भरकर उसे देखता रहा। वह लड़की, जिसने पूरे ऑल्टन को हिला दिया था, अब उसके सामने बैठी थी। वह संतुष्ट था,
फांसी के कैदी को भी फैसला सुनने से पहले सुनवाई का हक होता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ब्रैंडन बोला। तुमने अचानक मुझे ठुकरा क्यों दिया? कैथरीन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसे समझ आ रहा था कि ब्रैंडन उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और वह तय नहीं कर पा रही थी कि उसका ये दुख भरा अंदाज सच्चा था या सिर्फ दिखावा। हाथ बांधकर और ठंडी आवाज में उसने जवाब दिया, 3 साल पहले उत्तरी मायानविल के आदिम जंगलों में रेड स्टार के चीफ ने हैकर अलायंस के एक बड़े सदस्य को पकड़ लिया था। याद है आपको, चीफ? उसका बेजान लहजा ऐसा था जैसे वह किसी और की कहानी सुना रही हो। ब्रैंडन अनजाने में कांप उठा। कैथरीन की बात सुनते ही उसका चेहरा जम गया और उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 3 साल पुरानी वह घटना अब सामने आएगी। 3 साल पहले एक हादसे में उसने लगभग कैथरीन को मार ही डाला था। ब्रैंडन की यह प्रतिक्रिया देख कैथरीन को यकीन हो गया कि उसे सब याद आ चुका है। अब उसे किसी नरमी की जरूरत नहीं थी। शुक्रिया, उसी हादसे के बाद पहली बार मुझे इतने लंबे वक्त तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटना पड़ा था। उसके शब्द तीर की तरह ब्रैंडन के दिल को चीर गए। वह दर्द से भर गया, बोल भी ना पाया, सांस तक लेना मुश्किल हो गया। जिस लड़की को वह सबसे ज्यादा चाहता था, उसी को उसने बेरहमी से चोट पहुंचाई थी। अब ब्रैंडन समझ गया कि कैथरीन क्यों गुस्से में उससे किनारा कर रही है। अगर वह आज उसके सामने बंदूक तानकर गोली चला भी देती, तो ये लाजमी होता। ब्रैंडन धीरे धीरे उठा और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। कैथरीन उसकी जाती परछाई को चुपचाप देखती रही। वह ऐसी नहीं थी कि 3 साल का बदला और गुस्सा इतनी आसानी से छोड़ दे। पैक्सटन, कालो और कॉरी स्कॉर्पियन आइलैंड पर पूरी तरह हैरान थे। पैक्सटन और बाकी जानते थे कि ब्रैंडन ने हैकर अलायंस के एक अहम सदस्य को पकड़ा था और उससे नए चिप्स के बारे में जानकारी पाने के लिए बेरहमी से यातना दी थी, जो हैकर अलायंस ने लॉन्च किए थे। वह हैकर अलायंस सदस्य बेहद जिद्दी थी। उसने लगातार 3 हफ्तों तक ब्रैंडन की क्रूर यातनाएं झेली, लेकिन कुछ नहीं बताया। चौथे हफ्ते पैक्सटन और उसके साथियों को पता चला कि ब्रैंडन का सब्र टूट चुका है। अब वह यातना नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे मारने की तैयारी कर रहा था। पैक्सटन को उस सदस्य के लिए अफसोस होने लगा। उसने 3 हफ्तों की पीड़ा झेलकर भी हार नहीं मानी थी, लेकिन जब ब्रैंडन ने उसे मारने का फैसला किया, तभी उसने बात की और समझौता किया। उसने माना कि हैकर अलायंस के नए चिप्स वह रेड स्टार को बेचेगी, जो मौजूदा चिप्स का विकल्प होंगे। उसने वादा किया कि नए चिप्स पहले से कमतर नहीं होंगे। उसकी शर्त पर ब्रैंडन ने उस जिद्दी और मजबूत इंसान की जान बख्श दी। तब उन्होंने सोचा कि शायद ब्रैंडन ने उसकी काबिलियत को कदर दी और उसे छोड़ दिया। ब्रैंडन ने उसे पकड़ने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी, यहाँ तक कि खुद गोली भी खा बैठा था। लेकिन अब उन्हें पता चला कि वही हैकर अलायंस सदस्य कैथरीन थी। कैथरीन ब्रैंडन की होने वाली पत्नी थी, वह जिसे ब्रैंडन सबसे ज्यादा चाहता था, लेकिन वही उसकी दुश्मन भी थी, जिसे उसने 1 महीने तक भयानक यातनाएं दी थीं। कोई ऐसी कहानी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये तो बेहद नाटकीय था। कालो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, पैक्सटन, क्या तुम पक्का कह रहे हो? ये सब बहुत अजीब और बेहुदा लग रहा है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? पैक्सटन ने कालो को घूरा और आंखें घुमाईं। उसे कालो बेवकूफ लगा और उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। फिर वह कॉरी और फ्रांसिस की ओर मुड़ा और भौहें उठाईं। तुम्हें अभी ये सोचना चाहिए कि इसे कैसे संभालना है। ब्रैंडन साफ तौर पर बुरे मूड में है। मुझे डर है कि कुछ बुरा न हो जाए। पैक्सटन की बात सुनकर कॉरी और फ्रांसिस गहरी सोच में डूब गए। ब्रैंडन हमेशा शांत और मजबूत दिमाग वाला इंसान था। उसके सामने अचानक कोई इमारत भी गिर जाए तो वह पलक तक नहीं झपकाता। इसलिए पैक्सटन को समझ आया कि इस सच्चाई ने ब्रैंडन को कितना प्रभावित किया है। ब्रैंडन जितना ताकतवर इंसान इस हालात को नहीं सुलझा पा रहा, तो बाकी क्या कर पाएंगे? उनके परेशान चेहरे देखकर पैक्सटन को समझ आया कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम दोनों ट्रेनिंग पर जाओ,
लेट मत होना, वरना सजा मिलेगी। जाने से पहले पैक्सटन ने उन्हें चेतावनी दी, ट्रेनिंग को गंभीरता से लेना। अगर मजाक किया तो सबसे पहले मैं ही सजा दूंगा। पैक्सटन की अकड़ भरी बातों से फ्रांसिस नाराज हो गया और कालो से पहले ही उसने विरोध जताया। मजाक, पैक्सटन, क्यों ना तुम भी आकर हमारे साथ ट्रेनिंग करो। कालो ने फ्रांसिस की बात का समर्थन किया और सिर हिलाता रहा। बिल्कुल सही, तुम्हें पता ही नहीं कि हम क्या झेल रहे हैं। चलो, ट्रेनिंग पर चलते हैं। इसे नज़रअंदाज करो। पैक्सटन ने नाखुश होकर उनकी पीठ देखते हुए बुदबुदाया। आखिर ट्रेनिंग कितनी मुश्किल हो सकती है। लंच ब्रेक का समय था। कैथरीन ने ट्रेनिंग सूट पहना और खाने के लिए कैंटीन की ओर चली। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर खड़े पैक्सटन को मुस्कुराते हुए पाया। पैक्सटन काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही उसने ट्रॉली आगे बढ़ाई और चाहते हुए कैथरीन से बोला, मिस स्वॉन, ब्रैंडन ने कहा कि कैंटीन का खाना आपको पसंद नहीं आता। उन्होंने खुद आपके लिए कुछ डिश बनाई हैं। क्या आप चखना चाहेंगी? जिसने उसे पूरे 1 महीने तक यातनाएं दी, वही अब महज एक खाने के जरिए उससे सुलह करना चाहता था। कितनी अच्छी कोशिश है। कैथरीन ने ठंडी सांस भरी और तिरस्कार भरी नज़र से खाने को देखा। उसने पैक्सटन से कहने की सोची कि ये व्यंजन फेंक दे, लेकिन जैसे ही उसने खाना देखा, उसके कदम रुक गए। कैथरीन का गला सूख गया। वो हफ्ते भर से यहाँ थी और बाकी इंस्ट्रक्टर जैसा ही खाना खा रही थी। ब्रैंडन सही था, उसे कैंटीन का खाना पसंद नहीं था, मगर वो उस साधारण खाने को झेल लेती, लेकिन सामने सजी लजीज डिशेज देखकर उसका दिल डगमगा गया। पैक्सटन ने उसकी झिझक पहचान ली और जल्दी से खाने को कमरे में रखकर बोला, मिस स्वॉन, कृपया इन्हें एंजॉय कीजिए, मुझे जाना होगा। वो बर्तन छोड़कर भाग गया, इससे पहले कि कैथरीन कुछ कह सके। कैथरीन ने मेज पर रखे लजीज खाने को देखा और भौहें उठाईं। उसने तय किया कि खुद को खुश कर लेना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद उसने समय बर्बाद नहीं किया और खाने का मजा लेने लगी। पहला निवाला लेते ही संतोष उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। 1 हफ्ते की भूख ने अब जाकर चैन पाया था। खाने और थोड़ी नींद के बाद कैथरीन ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंची। तपती धूप में बीच मैदान में सारे ट्रेनीज सीधे खड़े थे और ढील देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कैथरीन को देखते ही वे उत्साहित हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उसकी ट्रेनिंग थकाने वाली और कठिन थी, लेकिन उससे उनकी क्षमता कम समय में निखर जाती थी। जो बाहर हो जाते, वे बस काबिल और संभावनाशील नहीं थे। स्कॉर्पियन आइलैंड के दूसरे इंस्ट्रक्टर्स का अनुमान था कि इस साल के ट्रेनीज अब तक के सबसे बेहतरीन साबित होंगे। इसलिए सभी जी जान से मेहनत कर रहे थे ताकि बाहर न कर दिए जाएं। कैथरीन उनके बीच पहुंची, इधर उधर देखा और सिर हिलाया। अच्छा है, चूंकि तुम सब तैयार हो, चलो शुरू करें। जैसे ही उसने कहा, तभी एक साफ लेकिन अचानक सी आवाज आई, एक्सक्यूज मी सर। सबकी नज़रें उसी ओर मुड़ गईं, कैथरीन की भी। उसने मुड़कर देखा, ब्रैंडन वहां था। उसने सामान्य ट्रेनिंग सूट पहना था और उसके बगल में खड़ा था। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़रों से देखा और बोली, बोलो। इजाज़त मिलने पर ब्रैंडन ने धीमी आवाज़ में कहा, सर, मैं यहाँ का नया ट्रेनी हूँ और मेरा नंबर है 0339। कैथरीन की आंखों में शरारती चमक आ गई। उसने ब्रैंडन को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, उसकी कोई भी अभिव्यक्ति छूटने नहीं दी। वह सोच रही थी कि क्या ब्रैंडन खुद उसका ट्रेनी बनने आया है ताकि वह उसे सज़ा दे सके। शायद उसे पता ही नहीं कि कैथरीन ट्रेनीज पर कितनी सख्त हो सकती है। डंकन्स के तीनों भाई ब्रैंडन को ट्रेनी बनते देख हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ब्रैंडन पागल हो गया है और उसे अंदाज़ा नहीं कि कैथरीन उसके साथ क्या कर सकती है। ब्रैंडन तो खुद अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था। बाकी ट्रेनीज ब्रैंडन को नहीं पहचानते थे, लेकिन फ्रांसिस जितने बेपरवाह वे नहीं थे। सभी ने ब्रैंडन की ओर सहानुभूति से देखा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कैथरीन इस नए ट्रेनी के साथ क्या करेगी। बस एक बात सबको पक्की लग रही थी, ब्रैंडन का अंजाम अच्छा नहीं होगा।
कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर अर्थपूर्ण नज़र डाली और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। बीच में आकर मेरा ट्रेनी बनना आसान काम नहीं है। मेरी ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसकी बात सुनकर बाकी ट्रेनीज की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे जानते थे कि उनकी इंस्ट्रक्टर मजाक नहीं कर रही थी। गलती से ही सही, उनकी जान जा सकती थी। कैथरीन के सवाल का सामना करते हुए ब्रैंडन का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। वह शांत स्वर में बोला, सर, मैं आपके कैंप में शामिल होना चाहता हूँ। चाहे नतीजा मौत ही क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करूँगा। मैंने डिस्क्लेमर पर साइन कर दिए हैं। कृपया मुझे एक मौका दें। उसका रवैया गंभीर और आदरपूर्ण था। कैथरीन को ये दिलचस्प लगा। ब्रैंडन खुद सजा झेलने के लिए आगे आया था, तो क्यों न सही। वो किसी तरह की नरमी दिखाने वाली नहीं थी। 0339, वापस लाइन में लगो। जी सर, ब्रैंडन जोर से बोला और लाइन में खड़ा हो गया। कैथरीन ने बाकी ट्रेनीज को सामान्य ट्रेनिंग करने का आदेश दिया, लेकिन नए ट्रेनी के लिए उसने कुछ खास तय किया था। पहला राउंड था शारीरिक चुनौती। जब फ्रांसिस बीच में उसके कैंप में शामिल हुआ था, तो कैथरीन ने उसे सिर्फ प्लेन से नीचे फेंका था और कहा था कि तैरकर द्वीप तक पहुंचे। ब्रैंडन तो एक हफ्ते देरी से आया था और ऊपर से उसने उसे नाराज भी किया था, तो कैथरीन उसके लिए आसान रास्ता नहीं रखने वाली थी। अब तक ट्रेनीज ने उसे 6 लोगों से लड़ते देखा था, लेकिन 18 लोगों से एक साथ लड़ते कभी नहीं देखा था। कैथरीन ने 18 ट्रेनीज को ब्रैंडन पर एक साथ हमला करने का आदेश दिया। नियम सीधा था, आखिर तक जो खड़ा रहेगा वही विजेता होगा। अगर ब्रैंडन आखिरी तक टिक गया तो टेस्ट पास कर लेगा। साथ ही कैथरीन ने उन 18 ट्रेनीज को सख्त चेतावनी दी। उसकी आंखों की कठोरता और अधिकार से सभी कांप उठे। तुम 18 लोग हो, अगर सिर्फ एक आदमी से ही नहीं निपट पाए तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हें आराम का नाम भी नसीब नहीं होगा। सभी ट्रेनीज के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। अभी तो 1 मिनट का आराम भी उनके लिए सपने जैसा था। अगर न्यूकमर की वजह से आराम बिल्कुल छिन गया तो यह उनकी जान लेने जैसा होगा। मजबूरी में उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी ही पड़ी। कैथरीन ने कालो, कॉरी और फ्रांसिस पर भी नज़र डाली। अगर उन्होंने ज़रा भी खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो उन्हें ऐसा सबक सिखाती कि पछताते रह जाते। उसकी नज़र के नीचे तीनों भाइयों का दिल कांप उठा। वे वैसे भी धोखा करने की हिम्मत नहीं रखते थे, ऊपर से ब्रैंडन ने उन्हें आंखों से इशारा किया था कि कुछ भी गड़बड़ मत करना। अगर उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई तो कैथरीन से पहले ब्रैंडन ही उन्हें नहीं छोड़ता। अब ट्रेनीज पहले जैसे नहीं थे। कैथरीन की ट्रेनिंग के बाद उनकी टीम वर्क और लड़ाई की क्षमता बहुत बढ़ चुकी थी। अगर ये 18 लोग मिलकर कैथरीन पर हमला करते तो शायद वह भी टिक नहीं पाती। इस बार ब्रैंडन बड़ी मुसीबत में था। वह बुरी तरह पिट सकता था। कैथरीन का आदेश सुन ब्रैंडन ने शांति से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर। उसकी आंखों में हमेशा की तरह उसी के लिए कोमलता और स्नेह था। सर, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैथरीन ने हल्की सी नाक सिकोड़कर नज़र फेर ली। वह नर्म पड़ने वाली नहीं थी। ब्रैंडन की यह चाल उस पर असर नहीं करने वाली थी। पैक्सटन मॉनिटर स्क्रीन पर यह सब देख रहा था और माथा पकड़ लिया। ब्रैंडन तो कैथरीन पर पूरी तरह फिदा था, इसमें उसे कोई शक नहीं रहा। पहला राउंड शुरू हुआ। 18 ट्रेनीज ने ब्रैंडन को घेरकर हमला कर दिया। ब्रैंडन की लड़ाई की क्षमता बेहतरीन थी, लेकिन इतने लोगों से भिड़ते हुए उसे चोटें लगना तय था। कैथरीन बिना भाव बदले सीधी नज़र से लड़ाई देख रही थी। पैक्सटन ने सोचा था कि वे लोग थोड़ा दिखावे की लड़ाई करेंगे और ब्रैंडन को कुछ मुक्के मार देंगे, फिर कैथरीन उस पर नरमी दिखाएगी। लेकिन उसके हैरान होने की हद तब पार हुई जब कैथरीन कुछ ही देर में वहां से चली गई। लेकिन ट्रेनीज उसकी आदत जानते थे। वे ढीले नहीं पड़े। कौन जानता था कि कैथरीन कहीं छिपकर उन्हें देख रही हो और ढीलापन देखकर ट्रेनिंग और कठिन न बना दे। कैथरीन का यूं चले जाना पैक्सटन को हक्का बक्का कर गया। यह असली लड़ाई थी, 18 लड़ाकों के खिलाफ सिर्फ ब्रैंडन।
भले ही ब्रैंडन बहुत ताकतवर था, इतने कुशल लोगों का सामना अकेले करना नामुमकिन जैसा था। ऊपर से कैथरीन ने समय सीमा भी 2 घंटे रखी थी, जो पहले से दुगनी थी। वह ब्रैंडन को पहले राउंड में ही रोकना चाहती थी। पैक्सटन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका मन हो रहा था कि ब्रैंडन की जगह सारी तकलीफ खुद झेल ले। सर, छोड़ दीजिए, कृपया। ब्रैंडन ने ठंडी नजरों से पैक्सटन की ओर देखा। उसकी आंखें उसे साफ चेतावनी दे रही थीं कि दोबारा कुछ मत कहना। पैक्सटन समझ गया कि ब्रैंडन का इरादा पक्का है। अब उसके हाथ बंधे थे। ब्रैंडन उसकी नहीं सुनने वाला था और न ही उसके पास लड़ाई रोकने की ताकत थी। वो बस इंतजार कर सकता था। 1 घंटे बाद ब्रैंडन थकावट से टूटने लगा। वो अब भी गिरा नहीं था, लेकिन चोटों से भरा पड़ा था। फिर भी वह सीधा खड़ा था, मानो कभी हार नहीं मानने वाला हो। बाकी 18 ट्रेनीज का हौसला बढ़ गया। इतनी बड़ी शख्सियत से आमने सामने लड़ने का मौका उन्हें कहाँ मिलने वाला था। लड़ाई जारी रही और ब्रैंडन लगातार पिटता रहा। पैक्सटन अब और नहीं देख पाया। वह जानता था ब्रैंडन अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। ब्रैंडन उसकी नहीं सुनता, तो अब उसे किसी ऐसे को लाना होगा जिसकी बात ब्रैंडन मान ले। जॉन से पता करके पैक्सटन कैथरीन के पास पहुंचा। वह समुद्र किनारे झूले पर आराम से लेटी थी। ठंडी समुद्री हवा उसे ताजगी दे रही थी। वो औरों से कहीं ज्यादा बेफिक्र लग रही थी। पैक्सटन का दिल गुस्से से जल उठा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखकर बोला, मिस स्वॉन, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। ब्रैंडन शारीरिक रूप से थक चुका है। देखिए, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो क्यों न। कैथरीन ने उसकी ओर देखा। उसके बड़े चमकीले आंखें चश्मे के पीछे से झलक उठीं। उसने पैक्सटन को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, क्या तुम मुझसे उसके लिए दया की भीख मांगने आए हो? बिल्कुल नहीं। पैक्सटन ने तुरंत इनकार किया और कैथरीन की जमकर तारीफ करने लगा। आखिर में उसने कहा, मिस स्वॉन, पहले ही राउंड में इतना कठिन, क्या आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा है? कैथरीन की ठंडी आवाज में शक झलका। तुम्हें लगता है ये कठिन है? पैक्सटन हमें सिर हिलाने ही वाला था कि कैथरीन की अगली बात से जड़ हो गया। अगर मुझे सही याद है, तो उस साल मैं एक पिंजरे में बंद थी, सामने बाघ और पीछे शेर। तब भी मुझे ये कठिन नहीं लगा था। पैक्सटन ने तुरंत उसे मनाना छोड़ दिया। अगर वह कैथरीन की जगह होता, इतना सब झेलने के बाद और यह जानने के बाद कि दुश्मन अब उसका प्रेमी है, तो शायद वही करता जो कैथरीन कर रही थी। शायद उससे भी ज्यादा बेरहम होता। पैक्सटन जानता था कि ब्रैंडन के लिए दया मांगने का उसका कोई हक नहीं। ब्रैंडन के साथ कैथरीन क्या करती है, ये उसी पर निर्भर करता था। पैक्सटन चुपचाप लौट गया, बिना कुछ और कहे। अब वो सिर्फ दिल ही दिल में ब्रैंडन की सलामती की दुआ कर सकता था। पैक्सटन के जाने के बाद कैथरीन ने घड़ी देखी। केवल आधा घंटा बाकी था। उसने अनुमान लगाया कि ब्रैंडन अब तक थक चुका होगा, इसलिए वह उठकर ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चली गई। जैसे ही वह ट्रेनिंग ग्राउंड के गेट तक पहुंची, पैक्सटन ने उसे रोक लिया। मिस स्वॉन, क्या मैं आपसे एक और मदद मांग सकता हूँ? कृपया मेरे साथ चलिए। कैथरीन ने शक भरी निगाहों से उसे घूरा। तुम्हें क्या चाहिए? पैक्सटन ने सिर झुका लिया और कैथरीन की आंखों से नजरें चुराईं। मिस स्वॉन, आपको बस मेरे साथ आना है। कैथरीन उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन कुछ देर बाद रुक गई। पैक्सटन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि कैथरीन ने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे और उसके चेहरे पर कठोरता थी। उसकी आंखों की तीखी चमक ने पैक्सटन को लगभग डरा दिया। क्या तुम मुझे सच बताने वाले हो या नहीं? कैथरीन ने सख्त लहजे में कहा। पैक्सटन को समझ नहीं आया कि उसने कहाँ गलती कर दी, लेकिन ये भी जानता था कि कैथरीन से बात छुपाना अब नामुमकिन है। इसलिए उसने सच कबूल कर लिया। ये ब्रैंडन का आदेश है। वह नहीं चाहता कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाएं। वो खुद ही चैलेंज पूरा करना चाहता है। ये कहते हुए पैक्सटन का गला भर आया। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड लौटा था, ब्रैंडन ने उसे सख्त आदेश दिया था कि कैथरीन को वापस न आने दे। ब्रैंडन नहीं चाहता था कि कैथरीन बीच में आकर टास्क खत्म कर दे।
कैथरीन मुड़ी और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ने लगी, लेकिन पैक्सटन तेजी से आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। कैथरीन ने उसे घूरा और वह सहम कर पीछे हट गया। उसकी दबंग चाल देखकर पैक्सटन बुदबुदाया, ब्रैंडन, इसमें मेरी गलती नहीं। वो बहुत ताकतवर है, मैं ना कहने की हिम्मत नहीं कर सका। पैक्सटन सही था, कैथरीन सच में बहुत ताकतवर थी। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड लौटी, लड़ाई अब भी जारी थी। अभी 15 मिनट बाकी थे। ब्रैंडन टेस्ट पास कर सकता था अगर वह 15 मिनट और टिकता। दर्शक जो ब्रैंडन के लिए चिंतित थे, उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी नज़र में, अगर ब्रैंडन उसी रफ्तार से चलता रहा, तो अंत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे ही कैथरीन लौटी, हालात अचानक बदल गए। ब्रैंडन के हमलों से दबे हुए 18 लोग अचानक फिर से जोश में आ गए। कैथरीन उनकी आत्मा और हौसले की नेता थी। उसे देखते ही मानो उनमें नई जान आ गई। उनका हमला और भी उग्र और पागलपन भरा हो गया। अगर ब्रैंडन अपनी पुरानी रफ्तार बनाए रखता तो शायद अंत तक पहुंच सकता था, चाहे जीत न भी पाता। लेकिन कैथरीन को देखते ही उसने मानो हार मान ली। उसने धीरे धीरे पलटवार करना बंद कर दिया और प्रशिक्षुओं को खुद पर वार करने दिया। उनके मुंह भारी थे और दर्शक सहम गए। 18 लोग विशेष प्रशिक्षण पाए हुए थे, उनके वार आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ब्रैंडन ने बस अपने सिर को दोनों हाथों से ढक रखा था। वह पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था और सभी उसे मुकेबल आते मारते रहे। एक प्रशिक्षु ने देखा कि ब्रैंडन जवाब नहीं दे रहा, तो उसने टांग घुमाकर उसकी पीठ पर जोरदार वार किया। ब्रैंडन कराह उठा, 2 कदम आगे लड़खड़ाया और फिर खुद को संभाला। अगले ही पल उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला। कैथरीन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसे लगा, क्या ब्रैंडन इस तरह उसकी सहानुभूति पाना चाहता है? चालाकी तो अच्छी थी। कैथरीन वाकई नहीं चाहती थी कि वह ज्यादा घायल हो। आखिर, अगर ब्रैंडन लड़ाई में अपाहिज हो गया तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा? कैथरीन आगे बढ़ी और लड़ाई रोकने का इशारा करना चाहा, लेकिन ब्रैंडन ने सिर हिलाया, जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो कि कैथरीन यही करने वाली है। कैथरीन ठिठक गई और वहीं रुक गई। लड़ाई चलती रही। ब्रैंडन पर वार बढ़ते गए और उसके जख्म गहराते गए। कैथरीन का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। उसने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पैक्सटन फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। मिस स्वॉन, ब्रैंडन ने मुझे आदेश दिया है कि आपको एरिना में जाने से रोकूं। सेकंड बीतते गए। कैथरीन को पहली बार लगा कि ट्रेनिंग का समय बहुत लंबा है। अंततः जब आखिरी 1 मिनट खत्म हुआ, जॉन ने सीटी बजाई। ब्रैंडन अब भी एरिना में खड़ा था। उसकी आंखें जिद्दीपन से कैथरीन को खोज रही थीं। उसे देखते ही उसकी आंखों की कठोरता नरमी में बदल गई। उसने हल्की मुस्कान दी। खून से सना चेहरा देखकर सब चौंक गए। सर, ट्रेनिंग खत्म हो गई। क्या मैं आपके कैंप में शामिल हो सकता हूँ? कैथरीन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया और अब मेरे कैंप में शामिल हो सकते हो। लेकिन तुम 1 हफ्ता लेट हो, इसलिए तुम्हें सर्वाइवल चैलेंज पास करना होगा। करोगे? मैं करूँगा, ब्रैंडन ने बिना सोचे जवाब दिया। कैथरीन ने हल्की हंसी उड़ाई और फैसला उसी पर छोड़ दिया। न्याय के लिए, क्यों न तुम खुद अपना टास्क चुनो? उसे पूरा करके ही ट्रेनिंग में शामिल होना। बहुत अच्छा, ब्रैंडन ने मुस्कान कायम रखी। पैक्सटन और बाकी 3 डंकन खुश हो गए। उन्हें लगा ब्रैंडन का कैथरीन के लिए झुकाव काम कर गया और कैथरीन नर्म पड़ गई। लेकिन तभी ब्रैंडन का फैसला सुनकर वे सब दंग रह गए। सर, मेरा सर्वाइवल चैलेंज होगा उत्तर की स्नेक आइलैंड पर अकेले जाना और वहां 1 दिन 1 रात जिंदा रहना। अगर मैं बच गया, तो मुझे आपके कैंप में शामिल होने का मौका दीजिए। वह अभी 18 प्रशिक्षित लोगों से भिड़कर जख्मी हुआ था, फिर भी स्नेक आइलैंड जाने की बात कह रहा था। क्या ब्रैंडन पागल था या मौत को न्योता दे रहा था? कैथरीन को उसकी ये मांग अप्रत्याशित लगी। उसे रेड स्टार के उस पल की याद आई जब उन्होंने उसे सांपों से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। क्या ब्रैंडन भी वही सब झेलना चाहता था? कैथरीन के जवाब देने से पहले ही ब्रैंडन फिर बोला,
सर, कृपया मुझे ये करने दीजिए। आसपास के लोग हैरान थे। अभी का टास्क उसके लिए पर्याप्त था। जरूरत ही नहीं थी एक और खतरनाक काम करने की। वह तो मर जाएगा। कैथरीन ने उसकी जिद देखकर उत्सुकता से सोचा, वह आखिर खुद को कब तक सताता रहेगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतना कहकर कैथरीन मुड़ी और वहां से चली गई, ब्रांडन को पछताने का कोई मौका दिए बिना। ब्रांडन को पछताना भी नहीं था। यह उसका अपना निर्णय था। चाहे वह मर जाए या अपाहिज हो जाए, कैथरीन को दोष नहीं देगा। अगर वह मर गया तो यह उसकी सजा होगी। अगर बच गया तो कैथरीन का कर्ज चुकाना होगा, क्योंकि जो काम उसने कैथरीन के साथ करवाए थे, ये दोनों टास्क उनके आगे कुछ भी नहीं थे। ब्रांडन सोचता रहा, अगर उसने कैथरीन से आमने सामने पूछताछ की होती बजाय दूर से आदेश देने के, तो क्या नतीजा निकलता। लेकिन वह खुश था कि वह उस वक्त वहां नहीं था, क्योंकि तब वे अजनबी थे और एक दूसरे के खिलाफ थे। ऐसी हालत में वह जरूर कैथरीन को यातनाएं देता, और अगर उस वक्त वे एक दूसरे को जानते होते तो उनके बीच आज जो रिश्ता था कभी पैदा ही न होता। ब्रांडन प्राइवेट प्लेन में बैठा और स्नेक आइलैंड की ओर रवाना हुआ। पैक्सटन भी उसके साथ था, लेकिन बेचैन महसूस कर रहा था। उसने लैब में तैयार किया नया सीरम ब्रांडन को पकड़ाया। सर, ये सीरम है। अपनी सुरक्षा के लिए इसे इंजेक्ट कर लीजिए। ब्रांडन ने पैक्सटन की ओर चेतावनी भरी नजर डाली, तो उसने सावधानी से सीरम वापस रख लिया। इसके बाद ब्रांडन ने प्लेन का दरवाज़ा खोला। बिना एक पल गवाए ब्रांडन प्लेन से कूद गया। पैक्सटन स्तब्ध रह गया। वे अभी मंजिल तक पहुंचे भी नहीं थे। ब्रांडन अचानक क्यों कूद गया? योजना तो ये थी कि ब्रांडन को स्नेक आइलैंड पर उतारा जाए और वहां वह सर्वाइवल चैलेंज पूरा करे। लेकिन ब्रांडन ने खुद कठिनाई बढ़ा दी। पास के समुद्र में कूदकर तैरकर तट तक पहुंचने का फैसला कर लिया। स्नेक आइलैंड का समुद्री इलाका मौत का अड्डा माना जाता था। जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण समुद्र में तेज लहरें उठती थीं और सबसे बड़ा खतरा था खूंखार शार्क। उस इलाके से शुरुआत करने का मतलब था कि ब्रांडन तट तक पहुंचने से पहले ही शार्क का शिकार बन सकता था। पैक्सटन समझ ही नहीं पा रहा था कि ब्रांडन चाहता क्या है। क्या वह कैथरीन से माफी मांगना चाहता था या बस खुद को यातना देना? पैक्सटन उसे रोक नहीं सकता था। ब्रांडन स्नेक आइलैंड की ओर तैरता रहा और पैक्सटन को मजबूरन इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसे हर समय ब्रांडन की हालत पर नजर रखनी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। ब्रांडन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर कैथरीन ने अभी तक आधिकारिक रूप से उसे अपने कैंप में शामिल नहीं किया था। सब कुछ इस पर निर्भर था कि ब्रांडन स्नेक आइलैंड से जिंदा लौटता है या नहीं। कैथरीन ने बाकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सभी प्रशिक्षु पूरी एकाग्रता से लगे हुए थे। कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे कैथरीन के कठोर तरीकों को जानते थे और रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखते थे। समय के साथ उसकी ट्रेनिंग और भी सख्त होती गई। सिर्फ दोपहर में ही 3 लोग बाहर कर दिए गए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। कारण सिर्फ डर नहीं था, बल्कि वे जानते थे कि इस ट्रेनिंग का मकसद बेहतरीन लोगों का चयन करना है। जो काबिल नहीं होगा वह बाहर हो जाएगा। सबसे अहम ये था कि उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते में अपनी ताकत में जबरदस्त सुधार देखा। यही कैथरीन का असर था। अब वे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। कैथरीन प्रशिक्षुओं के लिए अगली ट्रेनिंग तय कर ही रही थी कि वायरलेस हेडसेट से जॉन की आवाज आई। मिस्टर अनोन, अभी तुरंत मेडिकल रूम में आ जाइए। कैथरीन चौंकी। अचानक जॉन ने उसे मेडिकल रूम क्यों बुलाया? वह इनकार करने ही वाली थी कि पैक्सटन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सर, मैं पैक्सटन हूँ। ब्रांडन के साथ कुछ हुआ है। कृपया तुरंत आइए। हेडसेट बंद होने के बाद कैथरीन एक पल के लिए झिझकी, फिर तुरंत मेडिकल रूम की ओर भागी। जब वो पहुंची तो अंदर अफरा-तफरी मची थी। 7-8 मेडिकल अधिकारी ब्रांडन को पकड़कर इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे थे। पैक्सटन ने कैथरीन को देखा और फौरन उसके पास आया। मिस स्वॉन, कृपया ब्रांडन से बात कीजिए। वह आपकी बात के अलावा किसी की नहीं सुनता। कैथरीन की भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसने संयम रखते हुए पूछा,
बताओ, हुआ क्या है? पैक्सटन ने कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं की और ब्रैंडन के स्नेक आइलैंड पर जाने से लेकर वापसी तक की पूरी कहानी बता दी। मिस स्वॉन, ब्रैंडन के शरीर पर सांपों के बहुत से काटने के निशान हैं। वह बड़ी मुश्किल से लौटा, लेकिन तुरंत इलाज कराने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि पहले उसे आपको रिपोर्ट करना है। कृपया उसे इलाज के लिए कहिए। कैथरीन कुछ कह पाती, उससे पहले ही बिस्तर पर पड़ा ब्रैंडन उसकी झलक पाकर जैसे जिंदा हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर मेडिकल अधिकारियों को धक्का दिया, बिस्तर से उतरा और लड़खड़ाते हुए कैथरीन के सामने आ खड़ा हुआ। वह तनकर सीधा खड़ा हुआ और बोला, सर, मैंने स्नेक आइलैंड का मिशन पूरा कर लिया है। ब्रैंडन लगभग टूट चुका था। उसकी लाल आंखों से साफ दिख रहा था कि उसने कितनी मुश्किल झेली है। कैथरीन ने उसके पूरे शरीर पर चोटें देखीं। छोटी चोटों से खून बहना रुक चुका था, लेकिन गहरी चोटें अब भी खून बहा रही थीं क्योंकि उसने इलाज से इनकार किया था। पूरा कमरा खून की गंध से भरा था। फिर भी ब्रैंडन ने हिम्मत करके कहा, सर, क्या आप मुझे एक मौका देंगी? मौका? किस बात का मौका? क्या वह कैंप में शामिल होने का मौका मांग रहा था या माफी पाने का? सिर्फ ब्रैंडन ही जानता था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसने कभी कैथरीन से माफी नहीं मांगी। उसने बस खुद को सताना शुरू कर दिया, खुद पर वो यातनाएं दी जो उस महीने उसने कैथरीन पर दी थी, उससे कहीं ज्यादा भयानक। उसका हर कदम मानो यही कह रहा था, वह सुमिया को दिए दर्द का 100 गुना खुद पर ढोएगा। कैथरीन वहीं खड़ी रही, स्थिर, निःशब्द। उसकी आंखें सिर्फ खालीपन से ब्रैंडन को देख रही थीं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से पूछा, तुम मेरे कैंप में शामिल होना चाहते हो? उसके ये सरल शब्द ब्रैंडन के लिए जीवनदायी इंजेक्शन जैसे थे। बेहोशी के कगार पर खड़े ब्रैंडन का चेहरा खिल उठा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यस। उसकी आवाज मजबूत थी, जबकि उसका शरीर बेहद कमजोर और घायल था। कैथरीन ने नजरें हटा ली और ब्रैंडन को देखे बिना पीछे मौजूद मेडिकल स्टाफ से कहा, क्या देख रहे हो? जाकर उसे बचाओ। पैक्सटन ने तुरंत इशारा किया और डॉक्टर नर्स इलाज में लग गए। लेकिन ब्रैंडन अब भी इंजेक्शन लेने से इनकार कर रहा था। उसकी मजबूत मौजूदगी में कोई उसे जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ब्रैंडन चुपचाप कैथरीन को देखता रहा। कैथरीन ने खुद पास की नस से इंजेक्टर लिया और पूछा, इंट्रावीनस इंजेक्शन? नस ने सिर हिलाकर हाँ कहा। कैथरीन ने ब्रैंडन का हाथ थामा, उसकी आस्तीन चढ़ाई और इंजेक्शन लगा दिया। जो ब्रैंडन अभी तक सबके लिए शेर था, अब बिल्कुल आज्ञाकारी बिल्ली जैसा था। कैथरीन जो भी कर रही थी, वह चुपचाप सहता गया। कैथरीन ने थोड़ी से पीछे बिस्तर की ओर इशारा किया और आदेश दिया, बिस्तर पर लेट जाओ। ब्रैंडन लड़खड़ाता हुआ बिस्तर तक गया और बिना विरोध किए लेट गया। मेडिकल स्टाफ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अगर पता होता कि ब्रैंडन कैथरीन की बात मान लेगा, तो वे पहले ही उसे बुला लेते। ब्रैंडन के लेटने के बाद भी कैथरीन ने तुरंत जाने की जल्दी नहीं दिखाई। वो वहीं खड़ी रही और उसका इलाज व टांके लगते देखती रही। जब सब हो गया, तब वो उठी और बाहर निकलने लगी। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते उसने मुड़कर ब्रैंडन की ओर देखा। तुम्हारे पास 2 दिन हैं। अगर ठीक नहीं हुए तो मेरे कैंप में आने की जरूरत नहीं। ब्रैंडन की आंखों में चमक आ गई। वो बुरी हालत में था, लेकिन फिर भी बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। कैथरीन की बात का जवाब उसने नरमी से दिया, ऑफ कोर्स। कैथरीन उठकर जाने के लिए तैयार नहीं हुई जब तक ब्रैंडन को सभी इंजेक्शन न दिए गए और उसके जख्म ठीक तरह से बांधे नहीं गए थे। वो इंस्ट्रक्टर थी और उसका काम प्रशिक्षुओं को ट्रेन करना था। उसकी निजी वजहों की वजह से उसे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। कैथरीन के जाते ही पैक्सटन तुरंत बिस्तर की तरफ भागा ताकि ब्रैंडन की सेवा कर सके। कैथरीन जब वहां थी, ब्रैंडन किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। उसने दर्द को सहन किया, सब कुछ सह लिया। पैक्सटन सिर्फ देखकर भी उस दर्द को महसूस कर सकता था। सर, आपको ये सब क्यों करना है?
ब्रैंडन समझ गया कि पैक्सटन क्या पूछ रहा है और कड़वी मुस्कान दी। थके हुए स्वर में बोला, इस साल मैंने जो उसके साथ किया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। पैक्सटन को क्या कहना चाहिए, वह समझ नहीं पा रहा था। ब्रैंडन कैथरीन के लिए ये सब अपनी प्रायश्चित के तौर पर कर रहा था। पैक्सटन के पास कहने को कुछ नहीं था। एनेस्थेटिक असर दिखाने लगा और ब्रैंडन धीरे धीरे बेहोश होने लगा। गहरी नींद में डूबने से पहले उसने पैक्सटन को आखिरी आदेश दिया, लैब को बुलाओ, उनसे कहो कि उन्होंने जो नया पोषण तैयार किया है उसे भेज दें। पैक्सटन को ब्रैंडन की इच्छा समझ आई और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। सर, वह पोषण अभी क्लिनिकल ट्रायल पास नहीं हुआ है। हमें नहीं पता यह मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा। आप इसे नहीं लगा सकते। ब्रैंडन ने दृढ़ आंखों से उसे देखा और फैसला सुनाया, यह एक आदेश है। पैक्सटन सीधे खड़ा हुआ और ब्रैंडन को सलामी दी। यस सर। ट्रेनिंग ग्राउंड पर तीनों डंकन्स का ध्यान भटक गया था, विशेषकर कालो का। उसका मन कहीं और ही था। जब इंस्ट्रक्टर ने ध्यान नहीं दिया, उसने पास बैठे भाइयों से फुसफुसाकर कहा, ब्रैंडन को कोई खतरा तो नहीं। मैंने कैथरीन के हेडसेट से पैक्सटन की आवाज़ सुनी और वो काफ़ी परेशान लग रहा था। कालो ही नहीं, कॉरी और फ्रांसिस भी चिंतित थे। वे डंकन्स के शैडो गार्ड्स थे। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ब्रैंडन की रक्षा करना और जो कुछ भी वह बताए वैसा करना था। अगर ब्रैंडन के साथ कुछ भी हो गया तो वे डंकन्स के लिए आगे कैसे रहकर काम कर पाएंगे। चिंता से भरे तीनों ने तब तक देखा जब तक कैथरीन फिर से दिखाई नहीं दी। वो जानते थे कि कैथरीन उनकी इंस्ट्रक्टर है, इसलिए उससे और भी भयभीत थे। जैसा कि कॉरी ने कहा, कैथरीन ही एकमात्र महिला थी जिसे वह अपनी मां के अलावा मानता था। कालो कैथरीन से ब्रैंडन के बारे में पूछने की सोच रहा था, पर कैथरीन की नज़र ने उसे वह विचार तुरंत बंद करवा दिया। कैथरीन ने तीखी नज़र घुमाई और सख्ती से कहा, जो कुछ तुम सोच रहे हो, उसे रोको। कड़ा हो जाओ और अपने व्यवहार ठीक रखो। इस हफ्ते आधे लोग बाहर हो चुके हैं, इसलिए यह मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। अगर तुम काबिल नहीं हो तो कोई भी तुम्हारे टेस्ट पास नहीं करेगा। उसकी धमकी ने प्रशिक्षुओं को फिर से सख्त कर दिया। वे इस बात पर शक नहीं कर रहे थे कि कैथरीन इसे नहीं निभाएगी। कैथरीन हमेशा जैसा कहती थी वैसा ही करती थी। अगर वे ढीले पड़े तो वह उन्हें बिना झिझक बाहर कर देगी। जब सभी प्रशिक्षु फिर से एकाग्र हो गए, कैथरीन ने उन्हें अगली ट्रेनिंग के लिए ले जाया। पहले वे जंगल ऑपरेशंस करते थे, अब उनकी बारी थी गहरे समुद्र डीप ओशन की ट्रेनिंग की। नियम वही था, विजेता सब कुछ ले गए। जो टास्क पूरा कर सके वह रहेंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। टास्क सौंपने के बाद कैथरीन वापस कार में जाकर आराम करने बैठी। उसने अपना भेष हटाया और समय देखा, जवक रात में होना था, इसलिए कैथरीन ने रोनन को वीडियो कॉल किया। रोनन ने कॉल उठाए और उसकी जवान सी मून पूरी स्क्रीन पर थी। रोनन ने मून बनाकर नाराजगी दिखाए और कैथरीन की तरफ देखते हुए बोला, कैथरीन, आखिर तुमने बुला ही लिया। इतने दिनों से तुमने मैसेज तक नहीं किया। तेरे दिल पे पत्थर है क्या? कैथरीन उसे उसकी शिकायत सुनने के लिए नहीं बुला रही थी। उसने रोनन के बकबक खत्म होने तक कुछ सेकंड इंतजार किया और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखकर बोली, मुझे तुमसे एक गंभीर बात करनी है। रोनन ने तुरंत अपनी शिकायतें संवार ली और उत्साह से कैथरीन को घूरने लगा। बताओ कैथरीन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे पता चल गया है कि रेड स्टार का चीफ कौन है। रेड स्टार के चीफ के विषय पर रोनन भड़क उठा। उसने दांत पीसे और कहा, कैथरीन, वह कमीना कौन है? बताओ, मैं $100 मिलियन निकालकर उसका वारंट जारी कर दूंगा और उसे कहीं भी ढूंढकर मार दूंगा। उसे काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। रोनन गुस्से में बेसुरा था। कैथरीन, वह कौन है? उसने जोर दिया। कैथरीन ने एक नाम ही कहा, ब्रैंडन। कैथरीन, मैं रेड स्टार के चीफ का नाम पूछ रहा था। तुम ब्रैंडन कैसे बता देती हो? रोनन हैरान था। कैथरीन ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और स्पष्ट रूप से कहा,
ब्रैंडन ही रेड स्टार का चिफ है। क्या? रोनन चौंका। ब्रैंडन वही बेवकूफ है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया, रोनन चुप हो गया। उसने कैथरीन की निगाहें नापा ताकि पक्का हो सके कि वो मजाक नहीं कर रही। फिर सावधानी से पूछा, कैथरीन, तुमने मुझे बुलाया ताकि बताओ कि तुमने उसे मार दिया क्या? रोनन से बेहतर कोई नहीं जानता था कि कैथरीन उस चिफ के बारे में कितनी नफरत रखती है। यही वह पहला और इकलौता वक्त था जब कैथरीन इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी जब से वह हैकर के रूप में आई थी। कैथरीन ठीक होने के बाद उसने जितनी भी ताकत जुटाई, सब रेड स्टार की तहकीकात में लगाई ताकि पता चल सके कि उसका चिफ कौन है। अगर उसने उसे पकड़ा तो उसने सैकड़ों गुना बदला चखाया होता। रोनन मानता था कि अगर कैथरीन रेड स्टार के चिफ को पकड़ लेती तो वह उसे बख्शती नहीं। इसलिए रोनन के लिए आश्चर्य की बात थी कि कैथरीन का दुश्मन वही उसका बॉयफ्रेंड निकला। ये वाकई नाटकीय था, किसी ने नहीं सोचा होगा। कैथरीन को एहसास हुआ कि उसने बड़ी भूल की, उसे रोनन को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। रोनन बेवकूफ था, उसे विदौल से बात करनी चाहिए थी। उसने रोनन पर फिर से आंखें घुमाई और स्पष्ट किया, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। रोनन ने राहत की सांस ली, पर फिर उसने कैथरीन की ठंडी आवाज़ सुनी। वह अब मौत से बहुत दूर नहीं है। ब्रैंडन गंभीर रूप से घायल था और शायद अपाहिज भी हो सकता था। रोनन का बदन सख्त पड़ गया। कैथरीन वाकई मामूली नहीं थी, वह अपने बॉयफ्रेंड के प्रति भी नर्म नहीं दिखी। वह काफी कड़क थी। कैथरीन ने रोनन को पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाएं बताईं। ब्रैंडन के काम सुनकर रोनन हैरान रह गया। कैथरीन, वो इंसान नहीं है, अविश्वसनीय है। ब्रैंडन ने तो अपनी सुरक्षा तक की परवाह नहीं की। अगर यह अमानवीय नहीं है तो फिर क्या है? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और रोनन बोलता ही रहा। कैथरीन, क्या तुम अब भी ब्रैंडन को मारने वाली हो? रोनन को यकीन नहीं था। वो समझ सकता था कि ब्रैंडन कैथरीन के लिए मायने रखता है, लेकिन कैथरीन 3 साल से रेड स्टार के चिफ से नफरत करती आ रही थी और उसे मारने की ख्वाहिश उसके सपनों तक में रहती थी। कई उतार चढ़ाव के बाद कैथरीन का दुश्मन अब उसी के पास था और उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। ये किसी भी आम इंसान के लिए अस्वीकार्य और चौंकाने वाली बात थी। रोनन का सवाल बार बार कैथरीन के दिमाग में गूंज रहा था। जब उसे पता चला कि ब्रैंडन ही उसका दुश्मन है, उसने पल भर के लिए उसे गोली मारकर खत्म करने का सोचा था, पर वो ख्याल बस एक पल तक ही रहा। कैथरीन जानती थी कि वह उसे कभी नहीं मारेगी, पर उसने ये भी नहीं सोचा था कि ब्रैंडन को कैसे सजा दी जाए। उसने जानबूझकर ब्रैंडन को कठिन कार्य नहीं सौंपे, बल्कि ब्रैंडन ने खुद मांगे थे। कैथरीन ने आंखें सिकोड़ते हुए रोनन से कहा, क्यों न तुम ही उसे मार दो मेरे लिए। रोनन अभी अभी सामान्य हुआ था कि कैथरीन की बात सुनकर उसका गला बैठ गया और लगभग खांसते खांसते बचा। उसने चौड़ी आंखों से आतंकित होकर कैथरीन को घूरा। कैथरीन, तुम मजाक कर रही हो न? ब्रैंडन डंकन्स का युवा लीडर था और रेड स्टार का चिफ भी। चाहे किसी भी पहचान से देखा जाए, वह बड़ा नाम था। रोनन मौत को दावत देकर भी यह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और भले ही वह वादा कर भी देता, ब्रैंडन की ताकत के सामने वह कभी सफल नहीं हो पाता। देखो, तुम कितने डरपोक हो। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं सिखाया था। कैथरीन ने निराशा से रोनन को घूरा। रोनन को बुरा लगा, वह ब्रैंडन से कैसे तुलना कर सकता था। रोनन से कोई जवाब न पाकर कैथरीन ने वीडियो कॉल काट दी। उसे बेकार की बातें करने का समय नहीं गंवाना था। इसके बाद कैथरीन कार से बाहर निकली। उसे अपने प्रशिक्षुओं पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं थी। वे सक्रिय और मेहनती थे। कैथरीन ने उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं छोड़ा था। अगर रहना था तो कड़ी मेहनत करनी थी। जैसे ही वह कार से उतरी, जॉन घबराहट में उसके पास दौड़ा आया। सर, आपके ट्रेनीज ने एक वॉरशिप उड़ा दिया है। क्या हमें उनकी ट्रेनिंग रोकनी चाहिए? जॉन बहुत परेशान था। उसने कई निर्दयी और ताकतवर इंस्ट्रक्टर देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो इतना पैसा बर्बाद करे। अगर इंस्ट्रक्टरों की पैसा उड़ाने
की रैंकिंग होती तो कैथरीन सबसे ऊपर होती। कैथरीन ने ठंडेपन से थोड़ी उठाए और जॉन को सिर हिलाकर जवाब दिया, जारी रखो, जारी रखो। जॉन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, एक वॉशिप की कीमत अरबों डॉलर है। कैथरीन जानती थी कि एक वॉशिप कितनी महंगी होती है, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता था। उसने भान उठाकर जॉन से पूछा, क्या तुमने इसके पैसे दिए हैं? जॉन ने सिर हिलाया। वॉशिप महंगी थी, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए थे। कैथरीन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। यही उसका मतलब था, जब उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही नहीं तो फिक्र कैसी। उच्च अधिकारी रोकते नहीं थे तो उन्हें क्यों परवाह करनी चाहिए। कैथरीन ने जॉन को जवाब देकर कदम बढ़ा दिए। वह बिना मकसद घूमते हुए मेडिकल रूम के दरवाजे तक पहुंच गई। चूंकि वह वहां थी, उसने सोचा ब्रैंडन को देख ही ले। उसके आते ही कमरे में सबका ध्यान उसी की तरफ गया। आखिरकार वही एक थी जिसकी बात ब्रैंडन मानता था। कैथरीन अंदर पहुंची तो ब्रैंडन उसकी तरफ पीठ किए बैठा था और उसकी मौजूदगी से अनजान था। पैक्सटन ने कैथरीन को देखा और आदर से बोला, मिस स्वॉन। तभी ब्रैंडन जल्दी से पलटा और उसकी नज़रें कैथरीन पर टिक गईं। एक बार जब कैथरीन सामने होती तो उसकी आंखें किसी और को नहीं देख पाती। कैथरीन ने ठंडा चेहरा बनाए रखा। उसने कुर्सी खींची और रॉब से बैठ गई। तुम चल भी सकते हो, काफी तेजी से। उसकी बात सुनकर ब्रैंडन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सर, मैं कल समय पर कैंप में आऊंगा। पैक्सटन ने आंखें घुमाईं। ब्रैंडन फिर से खतरे में खुद को डाल रहा था। अभी अभी उसने दवा ली थी और खड़ा हो गया। अब कह रहा था कि कल ट्रेनिंग में जाएगा। कैथरीन का कैंप कोई आम कैंप नहीं था। एक स्वस्थ और मजबूत व्यक्ति भी यहाँ मर सकता था, तो ब्रैंडन जैसे घायल की तो जान ही जा सकती थी। आजकल किसी लड़की का दिल जीतना आसान नहीं था। इंसान अपाहिज हो सकता था या जान तक जा सकती थी। पैक्सटन कैथरीन को ब्रैंडन की हालत बताना चाहता था, लेकिन ब्रैंडन ने उसकी सोच भांप ली। ब्रैंडन ने पैक्सटन पर ऐसी नज़र डाली कि वो डरकर तुरंत बाहर चला गया। कैथरीन वहीं बैठी रही। ब्रैंडन उसके पास आया और उसकी आंखों में मोह और गुहार थी। कैथरीन डॉक्टर नहीं थी, लेकिन सालों की चोटों ने उसे आधी डॉक्टर बना दिया था। इतने बुरे जख्मों के बाद ब्रैंडन का इतनी जल्दी उठ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। सबसे अच्छी दवा से भी ठीक होने में कम से कम 2 हफ्ते लगते। ब्रैंडन इतनी जल्दी चल फिर कैसे रहा था, इसमें जरूर कोई राज था। कैथरीन ने कारण जानना नहीं चाहा, बल्कि उसके अगले कदम पर ध्यान देना चाहा। उसने ब्रैंडन को गौर से देखा। उसके घाव बांधे हुए थे और बाहर से सब सामान्य लग रहा था। क्या तुम वाकई घायल शरीर के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो? कैथरीन के शक पर ब्रैंडन ने भान उठाए और मजाकिया अंदाज से उसकी तरफ देखा। क्यों न तुम खुद ही चेक कर लो। उसके शब्दों का छिपा अर्थ कैथरीन समझ गई और अनजाने में लाल हो गई। इतनी हालत में भी वह मजाक कैसे कर सकता था? कैथरीन ने उसे घूरा और ठंडी आवाज में बोली, कल सुबह 8 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर आना। ये कहकर वह उठी और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर गई, ब्रैंडन अब और खुद को संभाल नहीं पाया। उसने कैथरीन की बैठी हुई कुर्सी पकड़कर सहारा लिया ताकि गिर न पड़े। कैथरीन के जाते ही पैक्सटन अंदर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने ब्रैंडन को पसीने से तरबतर देखा, जो कुर्सी पर झुका हुआ था। वह फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ा। सर, मैं आपको बिस्तर तक पहुंचा दूं। पैक्सटन की मदद से ब्रैंडन धीरे धीरे बिस्तर तक पहुंचा और लेट गया। ब्रैंडन हमेशा सख्त रहा था। उसने एक बार बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन सहा था और दर्द में चिल्लाया भी नहीं। लेकिन अब वह हाँफ रहा था और भौहें सिकोड़ रहा था। ये दर्द वाकई बहुत गहरा था। पैक्सटन ब्रैंडन को उसकी खतरनाक जिद के बारे में समझाना चाहता था, लेकिन ब्रैंडन का फैसला कोई नहीं बदल सकता था। लेटते ही ब्रैंडन ने पैक्सटन को एक और आदेश दिया। डॉक्टर से कहो पोषण की डोज को मैक्सिमम कर दे और मुझे लगाओ। फिर से पैक्सटन चीख पड़ा। क्या ब्रैंडन अपनी मौत बुला रहा था? सर, वह पोषण। ब्रैंडन ने बीच में ही उसकी बात काट दी।
क्या मैं बार बार अपने शब्द दोहराऊं? पैक्सटन घुटनों पर बैठ गया और बोला, माफ कीजिए सर, मेरा वह मतलब नहीं था।